हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन रिएक्शनों के बारे में, तीन अभिक्रियाओं के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार तरीके से हम समझने वाले हैं तीनों रिएक्शनों को, तीनों अभिक्रियाओं को। कौन कौन सी अभिक्रियाओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में जानेंगे। नंबर 2 पे हम समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2 पे क्या समझेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहला विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 2 पे हम जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया और नंबर 3 पे हम जानेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इन तीनों के बारे में, इन तीनों रिएक्शनों के बारे में आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझेंगे? नंबर 1 पे हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, नंबर 2 पे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया और नंबर 3 पे हम जानेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, नाम से ही क्लियर है, विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? हटाना, यानी कि एक तत्व जो है वो दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा? हटा देगा। ठीक है ना। तो ये जो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे बच्चों? सुनना ध्यान से। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात और आपको समझनी है बच्चों। बात क्या है कि जो विस्थापन अभिक्रिया है, जो विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाता है। यानी जो अधिक पावरफुल होगा वो कम पावरफुल तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा? हटा देगा। बात समझ में आ रही है आपको? हमने विस्थापन अभिक्रिया में क्या बोला? हमने बोला कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व, ध्यान सुना, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है या हटा देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, जो एक तत्व, यानी कि जो हम यहाँ पर जो तत्व हटाएगा वो पावरफुल होगा और जो हटेगा वो कमजोर होगा। यानी हमने यहाँ पर लाइन बोली है बच्चों कि विस्थापन अभिक्रियाओं में या विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करेगा? विस्थापित करेगा या हटा देगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। जैसे अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की सहायता से, अगर हम इसको समझना चाहें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास बच्चों आयरन, ठीक है, आयरन Fe, ठीक है। अब Fe जो है, इसको जब कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको बोलते हैं बच्चों कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं। जब आयरन को, या आयरन की छड़, आयरन की, कैसे समझ लो, तो जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, ठीक है, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया जाता है? डाला जाता है, तो ये जो आयरन है इस कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है इसको हटा देता है, इसको विस्थापित कर देता है, तो बनेगा FeSO4, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको? आयरन सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, आयरन सल्फेट। और यहां पर कौन बाहर निकल गया? कॉपर बाहर निकल गया, यानी कॉपर को आयरन ने हटा दिया, ला दे के भगा दिया। समझ रहे हो बात को? कॉपर यहां, अब देखो हमने क्या कहा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये समझे कि जो आयरन है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन ने कॉपर को इसके यौगिक से क्या कर दिया है? हटा दिया है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जैसे कि जिंक है, इसको Zn का मतलब क्या होता है? जिंक। ठीक है, इसको लिख देते चाहे तो जिंक होता है। Zn का मतलब क्या होता है? जिंक। और Fe का मतलब क्या होता है? आयरन। ठीक है, आयरन, आयरन का।
तो Zn यानी जिंक जो है, जब इसको कॉपर सल्फेट, CuSO4 का मतलब क्या हो गया, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट। तो यानी कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलेन में डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो जिंक है इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और बनाएगा ZnSO4। इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और जो कॉपर है ये बाहर क्या हो जाएगा, बाहर निष्कासित हो जाएगा, बाहर हटा दिया इसको। इसका मतलब यहाँ पर भी हम समझें कि जो जिंक है एक कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है। एक और एग्जांपल की सहायता से अगर अपन समझें तो पीबी, लेड, इसको बोलते हैं पीबी का मतलब होता है लेड। क्या होता है बच्चों, लेड। इसको जब कॉपर क्लोराइड के विलेन में डाला जाता है यानी मिलाया जाता है, कैसे समझ लो, तो लेड को जब कॉपर क्लोराइड, इसको बोलते हैं CuCl2 का मतलब होता है कॉपर क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। तो जब इसमें डाला जाता है तो जो लेड है कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करता है और बनाएगा PbCl2, PbCl2। इसको बोलते हैं बच्चों लेड क्लोराइड। क्या बोलते हैं, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड बोलते हैं। और यहाँ पर जो कॉपर है ये बाहर विस्थापित हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझे, यहाँ पर हम समझें कि जो आयरन को जब कॉपर सल्फेट के विलेन में डाला था तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्यों किया होगा, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होगा तभी तो किया। इसी प्रकार जो जिंक है, जिंक को जब कॉपर सल्फेट के विलेन में डाला तो जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्यों किया होगा, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होगा। इसी प्रकार लेड को जब कॉपर क्लोराइड के विलेन में डाला तो इस लेड ने कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्यों किया होगा, क्योंकि लेड जो है कॉपर से अधिक क्या होगा, क्रियाशील होगा। बात समझ में आ रही है आपको, ओके। तो अब हम यहाँ पर समझें बच्चों कि अब देखो आपके माइंड में आ रहा होगा बच्चों कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। हम कैसे जानेंगे इस चीज को, हम कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए बच्चों हम एक छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी बात समझने वाले हैं। और वो बात क्या है, वो छोटी सी डेफिनेशन क्या है, उसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है, ठीक है। और उसका नाम है बच्चों, और उसका नाम है, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सक्रियता श्रेणी के बारे में। किसके बारे में, सक्रियता श्रेणी। ध्यान सुन लो, सक्रियता श्रेणी। अब ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, किसे कहते हैं सर सक्रियता श्रेणी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को, ध्यान सुनना, ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना ही सक्रियता श्रेणी कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको हम क्या बोलने वाले बच्चों, उसको हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। वापस रिपीट कर रहा हूं, तत्वों को एलिमेंट्स को, तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों सक्रियता श्रेणी। बात समझ में आएगी। तो सक्रियता श्रेणी किसे कहेंगे कि तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको सक्रियता श्रेणी कहेंगे। अब कौन कौन से तत्व हैं बच्चों, ये समझने वाली बात है। तो इसको हम जो श्रेणी है उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि आपको बड़ी आसानी रहेगी याद करने में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं ट्रिक। क्या लिख देता हूं, ट्रिक। ध्यान समझना, ट्रिक क्या लिख दिया मैंने, ट्रिक। अब ट्रिक क्या है बच्चों, ध्यान से समझे आप। तो मैं लिख रहा हूं कनक, ध्यान सुनना, कनक मांगे, कनक मांगे आलू, कनक मांगे आलू जान, कनक मांगे आलू जान, फिर भी है क्यों हुजूर, क्यों हुजूर, फिर भी है क्यों हुजूर, आज आयो, आज आयो, आज आयो।
समझ रहे हो बात को? ट्रिक क्या होगी बच्चों, ध्यान समझो। ट्रिक क्या होगी हमारे पास? ट्रिक है कनक, कनक कनक मांगे आलू जान, फिर भी है क्यों हुजूर आ जाओ। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, समझाते बच्चों, समझाएंगे, हर चीज समझाएंगे। देखो यहाँ पर तत्व, अब यहाँ पर लिख देते हैं अपन तत्व, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, तत्व, एलिमेंट्स। तो क का मतलब है बच्चों, क का मतलब के, है ना, क का मतलब क्या हो गया, के। न का जो मतलब होगा एन ए, फिर इस क का मतलब सी ए, मांगे का मतलब एम जी, आलू का मतलब ए एल, जान का मतलब जेड एन, फिर का मतलब एफ ई, बी का मतलब पी बी, है का मतलब एच, क्यू का मतलब सी यू, हुजूर का मतलब एच जी, आज का मतलब ए जी, और आयो का मतलब ए यू। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए, तत्व हो गए। अब इनके नाम सुन लो बच्चों। नाम हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, वैसे सभी को पता होगा, नहीं है तब भी सुन लो, थोड़ा नीचे नाम। नाम क्या क्या नाम इनके होते हैं बच्चों, सुनो ध्यान से। तो के का मतलब होता है बच्चों पोटेशियम, क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम होता है। फिर Na का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइए, सोडियम, सोडियम। Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम होता है, समझ रहे हो। Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, है ना। इसके बाद Al का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम। Zn का मतलब क्या होता है, जिंक होता है। Fe का मतलब क्या होता है, आयरन होता है, आयरन। Pb का मतलब क्या होता है, लेड होता है, लेड। H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर। इसके अलावा Hg का मतलब क्या होता है, मरकरी। Ag का मतलब क्या होता है, Ag का मतलब सिल्वर। और Au का मतलब क्या होता है बच्चों, गोल्ड, गोल्ड होता है, समझ रहे हो बात को, गोल्ड होता है। तो ये हमारे पास कुछ तत्व है, ये हमारे पास क्या है, कुछ तत्व है, जिनको हमने एक सारणी व्यवस्थित कर दी, और इस सारणी को हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। यानी हमने क्या बोला था सक्रियता श्रेणी के लिए, कि धातुओं को या तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। अब जो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो तत्व है सबसे ऊपर वाला, ये होता है सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व बोलते हैं इसको, सबसे अधिक क्रियाशील। यानी जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, और जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे कौन है, गोल्ड। ठीक है, तो ये सबसे कम क्रियाशील, हम क्या कहेंगे, सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील तत्व, सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा होगा, वो होगा गोल्ड। ठीक है, गोल्ड होगा, Au होगा बच्चों। ठीक है, यानी ये किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, यानी कि न तो वायु नमी इसके साथ किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। तभी तो आपको पता है जो सोने के जो गहने होते हैं ना वो चमकदार होते हैं, क्योंकि वो उन पर किसी प्रकार की कोई परत नहीं चढ़ती है। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे बच्चों, क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, क्रियाशीलता का जो क्रम है ये क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्रियाशीलता क्रम क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे क्रियाशीलता क्रम क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये समझिए बच्चों, जैसे यहाँ पर पोटेशियम है, क्या है सबसे ऊपर, पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोटेशियम है इसके नीचे आने वाले हर तत्व को विस्थापित कर सकता है, इसके नीचे आने वाले हर तत्व को विस्थापित कर सकता है। यानी पोटेशियम सोडियम को भी हटा सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सबको हटा सकता है। तो अभी जो हमने रिएक्शन देखी थी बच्चों, तो उसमें एक तो था सबसे पहले आयरन, एक था जिंक और एक था लेड, Pb। ठीक है, तो इनके द्वारा किसको विस्थापित किया जा रहा था, तीनों के द्वारा, इन तीनों के द्वारा कॉपर को हटाया जा रहा था। अब
क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर की क्रियाशीलता इन तीनों से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो बच्चों ध्यान देना, कॉपर आ रहा है हमारा यहाँ पर, देखिए ध्यान से कृष्णा श्रेणी में कॉपर आ रहा है बेचारा यहाँ पर नीचे, और दो जो लेड, आयरन और जिंक, ठीक है, बताओ ये कॉपर से ऊपर है या नहीं है? बिल्कुल, आप कहेंगे सर बिल्कुल ऊपर है। इसका मतलब ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। इसलिए हम कहेंगे कि जो कॉपर है वो इन तीनों से क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए इसको हटाया जा रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे सर अब तो हमें पता चल गया कि कौन अधिक क्रियाशील होगा और कौन कम क्रियाशील होगा। तो बच्चों अभी मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, ठीक है, समझना ध्यान से। क्या आप, अगर आपको ये सक्रियता श्रेणी समझ में आई होगी तो आप उसको मेरे को जवाब जरूर देंगे। ठीक है, अब देखो, अभी हमने कहा था कि Zn को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था तो बन रहा था ZnSO4 प्लस C। ठीक है, यानी जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया था। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं बच्चों Cu प्लस ZnSO4 ये है, यानी कि कॉपर जो है उसकी क्रिया हो रही है, यानी कॉपर को अब जिंक सल्फेट में डाला है, तो क्या आगे रिएक्शन होनी चाहिए? तो बच्चों जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पर तो जो जिंक है अधिक क्रियाशील था, इसलिए उसने कम क्रियाशील जो तत्व है कॉपर उसको हटा दिया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास यौगिक है वहां पर जिंक सल्फेट है, यौगिक में जिंक सल्फेट है, और इधर कॉपर जो है ये कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित नहीं कर सकता। इसको हम और भी बेहतरीन ढंग से समझे बच्चों, जैसे हम यहाँ पर समझने के लिए मानते हैं बच्चों कि जैसे एक था लड़का एक थी लड़की, एक था लड़का एक थी लड़की, ये दोनों बच्चों प्रेम करते थे। क्या करते थे? प्रेम करते थे, प्रेम करते थे। अब जो लड़का था वो गरीब था, लड़का कैसा था? गरीब था। अब हुआ क्या बच्चों, हुआ क्या, एक और लड़का था, एक और लड़का था जो कि अमीर बाप का, अमीर परिवार से बिलोंग करता था। ठीक है जी, है ना, यानी कि पैसे वैसे सब कुछ थे उसके पास, बॉडी गार्ड सब कुछ थे। तो अब उसने इस चोरे से कहा, लड़के ने इस दूसरे लड़के से कहा गरीब से कि भाई देख ये जो चोरी है या जो लड़की है इससे हमारा चक्कर चलता है, इससे हमारा चक्कर चलता है, तो अब या तो तू हट जा साइड में चुपचाप, या नहीं तो फिर मारा जाएगा। तो बेचारा ये लड़का क्या करेगा बताओ, इससे टकराएगा क्या? नहीं टकराएगा, क्योंकि तो पावरफुल है, अमीर है, सब बॉडीगार्ड है। तो फिर ये जो पावरफुल है इस जो कमजोर है बेचारे को, इसको क्या कर देगा? हटा देगा। तो अब ये बताओ, ये जो पावरफुल है इसके साथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी बात। ठीक है, तो यही यहाँ पर बात है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाएगा बच्चों। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए हमने क्या बोला था? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और हमने ये भी समझा बच्चों कि विस्थापन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया जान ली। अब दूसरी जो रिएक्शन है, दूसरे नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, दूसरे नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से बताइए। तो वो है बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ रहे हो, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब क्या होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया? तो हम कहने वाले बच्चों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य, किसके मध्य? अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान। ध्यान समझ लो, सुन लो ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगी, याद समझ लो आप। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं बच्चों। ठीक है, इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आई होप इसमें क्या है ना कि ज्यादा इंक डल गई तो ये निकलने लगी, हाथ पे निकल गई बाबू, ये है ना। पूछ लेते हैं हाथ को क्या करें, क्या कर सकते हैं बताओ, आप ही बताओ।
भरगी तो भरगी, अब क्या करें, भरगी तो भरगी, अब क्या कर सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझे, जैसे जैसे ध्यान देना बच्चों, समझना बात को। यहां पर हमारे पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब एक तो सोडियम सल्फेट है, जब सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड, है ना, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, यानी सोडियम सल्फेट को हमने किस में डाल दिया? बेरियम क्लोराइड में। तो आगे रिएक्शन कैसे होगी बच्चों, ध्यान समझना। तो बच्चों यहां पर हमारे पास सबसे पहले है सोडियम सल्फेट। तो अब जब इसको अगर आयनों में तोड़े हम, तो ये बनेगा Na+ और SO4-2, यानी सोडियम आयन और सल्फेट आयन, दो अलग अलग आयनों में ये विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार जब बेरियम क्लोराइड को भी आयनों में तोड़ेंगे तो Ba+2 और Cl- बच्चों। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, जब किसी का ब्याह करवाया जाता है तो ब्याह कैसे होता है? जैसे मान लो लड़के का ब्याह लड़के से करवाया जाता है क्या? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, लड़की का ब्याह लड़के से थोड़ी करवाते हैं। किससे करवाते हैं जी? लड़की से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? लड़की से करवाते हैं। लड़के का ब्याह लड़की से करवाते हैं। ठीक है जी, ओके। तो इसका मतलब जो दोनों क्या है? ऑपोजिट, विपरीत है बच्चों, समझ रहे हो? है तो इंसान ही, लेकिन जो लड़का और लड़की में क्या होता है? अंतर होता है। यानी तो हम यहाँ पर यही कहने वाले हैं, यानी कि जो यहाँ पर ऑपोजिट लिंग वाले लोगों में ब्याह होता है, यानी लड़का और लड़की में ब्याह होगा। लड़की ब्याह नहीं कर सकती, लड़का भी ब्याह नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पर हम समझें कि जो Na+ है, इधर वाला प्लस वाला इधर वाले माइनस के साथ जाएगा, और इधर वाला प्लस वाला इधर वाले माइनस के साथ जाएगा। समझ रहे हो बात को? इधर वाला प्लस वाला इधर वाले माइनस के साथ जाएगा, और इधर वाला प्लस वाला इधर वाले माइनस के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा बच्चों, इधर वाला प्लस वाला इधर वाले प्लस माइनस के साथ गया, तो देखो +2 और -2 कैंसिल हो गया, तो बनेगा BaSO4। तो ये बन गया बेरियम सल्फेट बन गया। और प्लस यहाँ पर बनेगा, अब देखो इधर प्लस वाला इधर माइनस के साथ जाएगा, तो NaCl, तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया जी? सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड, बात समझ रहे हो? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा, बैलेंस करने के लिए। अब बैलेंस करना तो सिखा ही दिया आपको मैंने। तो अब बच्चों बताओ, यहाँ पर आयनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए। आदान प्रदान हुआ आयनों का, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कैसी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो आयनों का ना, दो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, लेन देन होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक और रिएक्शन के बारे में अगर अपन बात करें, एक और रिएक्शन अगर हम समझें, तो दूसरी रिएक्शन हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लेड नाइट PbNO3 का होल क्वाइज, ये है बच्चों लेड नाइट्रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं जी? लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है हमारे पास? पोटेशियम आयोडाइड है। तो जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में डाला जाता है, तो बनता है हमारे पास लेड PbI2, लेड आयोडाइड प्लस, और बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। तो समझ में आया होगा कैसे बना? तो समझ लो एक बार फिर से। तो यहाँ पर जब इस लेड नाइट्रेट को आयनों में तोड़ेंगे तो Pb+2 और NO3- बनेगा। इसी प्रकार पोटेशियम को K+ और I- बनेगा।
तो इधर वाला प्लस वाला इधर वाले माइनस के साथ जाएगा और इधर वाला प्लस वाला इधर वाले माइनस के साथ चला जाएगा। तो आयनों क्या हो गया, आदान प्रदान। तो हम क्या समझे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप द्विविस्थापन अभिक्रिया क्लियर हो चुकी होगी कि किसे कहते हैं। ओके बच्चों, अब हम जानेंगे बच्चों नंबर 3 रिएक्शन के बारे में, नंबर 3 रिएक्शन के बारे में। और तीसरी रिएक्शन कौन सी है, जल्दी बताइए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपसे, जल्दी बताइए, स्टार्टिंग में बोला था। तो नंबर 3 पे बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। सिंपल सी है, सिंपल सी बच्चों, सिंपल सी है। तो किसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया हम कहते हैं। अब बच्चों यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, क्या, कि जो अवक्षेप होता है, अवक्षेप जो बनता है, अवक्षेप का मतलब क्या होता है, तो अवक्षेप जो होता है ये जल में अविलीय होता है, यानी घुलता नहीं है, जल में अविलीय होता है, घुलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। जैसे पानी में अगर मिट्टी डाल दे ना, मिट्टी, पानी में जब मिट्टी डालते हैं, मिट्टी मतलब गारा, अरे समझो बच्चों, समझो यार, तुम समझते नहीं हो, है ना। मिट्टी में जब मिट्टी में मिट्टी नहीं, पानी में जब मिट्टी डाली जाती है तो नीचे धीरे धीरे, पहले तो गुदड़ जाता है, पानी गुदड़ने का मतलब गंदा हो जाता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। तो अवक्षेप, नीचे अवक्षेप हो गया, घुला नहीं हो, समझ रहे बात को। तो हम क्या कहने वाले हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। और जो अवक्षेप होता है जल में क्या होता है, अविलीय होता है। क्या होता है, अविलीय। एग्जाम्पल के द्वारा समझ ले। अच्छा, दोनों एग्जाम्पल वही देने जो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दिए, ठीक है ना। तो अब इसको हिंदी में अपन बोल के लिख देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों, कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर, बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी सोडियम सल्फेट का विलयन और सोडियम सल्फेट का विलयन और बेरियम क्लोराइड का विलयन, जब दोनों को मिक्स किया जाता है, एक दूसरे में डाला जाता है, तो बच्चों बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप, श्वेत मतलब सफेद कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है, सफेद कलर का ना श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसको हम रिएक्शन के द्वारा समझ लेते हैं। अभी वैसे लिखाया था, तो जैसे बच्चों हमने क्या बोला कि सोडियम सल्फेट, ये क्या है बच्चों, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का विलयन, ये विलयन को एक्वा लिखते हैं बच्चों, मैंने समझाया था आपको जब रासायनिक समीकरण संतुलित किया था तब। तो जब भी कोई भी विलयन हो तो इसके लिए एक्वा लिखते हैं। तो सोडियम सल्फेट के विलयन को जब बेरियम क्लोराइड, क्या है ये, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो यानी कि सोडियम सल्फेट के विलयन को जब बेरियम क्लोराइड के विलयन यानी एक्वा में डाला जाता है, तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप है ना, तो ये सॉलिड होगा ना, श्वेत अवक्षेप, यहां लिख देते श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, अवक्षेप यानी नीचे बैठ जाता है। और साथ में बनेगा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का विलयन बनेगा, यहाँ पर दो लगा दो बैलेंस करने के लिए, एक्वा विलयन है ना, सोडियम क्लोराइड का विलयन। तो बच्चों बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। बात समझ रहे हो, अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्या कहेंगे, कहने वाले अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अवक्षेपण, यहाँ पर श्वेत अवक्षेप बन रहा है, इसलिए ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा सुन लो बच्चों, दूसरा सुन लो कि जब लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन डालने पर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको भी समझ लो आप। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लेड नाइट्रेट क्या है बच्चों,
लेड नाइट्रेट है ना, लेड नाइट्रेट के विलयन यानी एक्वा। इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड यानी KI है ना, पोटेशियम आयोडाइड है ना, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन डाल रहे हैं तो हमारे पास बनेगा यहाँ पर लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड का क्या बन गया, पीला अवक्षेप है ना, पीला अवक्षेप, पीला अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ है तो सॉलिड होगा। और यहाँ पर साथ में बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन ना एक्वा, ये हमें प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, यहाँ पर श्वेत अवक्षेप हो रहा है, यहाँ पर पीला अवक्षेप हो रहा है, यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनेगा, और जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की विलयन को जब मिलाया जाएगा तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, तो यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जो अवक्षेप होता है वो कि जल में क्या होता है बच्चों, अवक्षेप जो होता है जल में अविलेय होता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जाना विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर बच्चों साथ में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाए जो कि इस साल 10th क्लास में गए हैं। ठीक है, ताकि उनको इस चीज का बेनिफिट मिल सके, घर बैठे पढ़ सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।